क्यों एक समानांतर सरकार थी भारत सरकार की या वहाँ की चुनी हुई स्थानीय सरकारों की, वहाँ पर कोई हैसियत नहीं थी। उनकी बात कोई नहीं सुनने वाला था। और यदि कोई अधिकारी, कर्मचारी या पुलिस बल का कोई जवान जाता कानून के बारे में बात करे या फिर कानून के मुताबिक चलने को बोले तो उसको मरना ही पड़ता था। इधर और साइड से 20,000 युवा मारे गए। उन्होंने एक ऐसी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाया जिसमें ये कहा जाता था कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो डेमोक्रेसी के लोग हैं, वो हमारे असली दुश्मन हैं। अधिकार की लड़ाई पर उनकी छोटी छोटी लड़कियों को 7 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में उनके माता पिता से बुला करके ले करके उनके नक्सलाइट्स के कैंपों में ट्रेनिंग दी जाती थी बंदूक चलाने की। और बार बार यही साहित्य पढ़ाया जाता था कि तुम्हें सरकार के खिलाफ आंदोलन करना है। वो समय चला गया। नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो हथियार उठाएगा उसको हिसाब। सच्चाई ये है कि इन्होंने पूरे रेड कॉरिडोर को इसलिए चुना था क्योंकि वहां स्टेट की पहुंच कम थी। कि जो क्षेत्र एक बार नक्सलवाद से प्रभावित होने से बाहर आ जाता था तो उन लोगों को मुख्य धारा में जोड़ लिया जाता था। सभी को नमस्ते, आप देख रहे हैं सहजागरण। मैं हूं अजीत मिश्रा। 30 मार्च 2026 यानी परसों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पार्लियामेंट में एक बयान दिया। बयान क्या, पूरा भाषण था उनका, जिसमें अमित शाह ने घोषणा की कि भारत अब पूरी तरह से नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है। इस बात की घोषणा 2025 में ही मई में अमित शाह ने अपने भाषण में कहा था कि हम 31 मार्च की डेडलाइन देते हैं, उसके पहले भारत को पूरी तरह से नक्सल मुक्त घोषित कर देंगे। सबसे पहले मैं रेड कॉरिडोर के नाम से जो पूरा क्षेत्र जाना जाता था, 12 राज्य, 70% भूभाग और 20 करोड़ की आबादी एक क्षेत्र में रहते सभी आदिवासी भाइयों बहनों की ओर से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस चर्चा का आज यहां पर हमें परमिशन दिया है। भारत नक्सल मुक्त हो गया, ऐसा सरकार का कहना है। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा जानकारी में होना चाहिए कि नक्सलवाद क्या है। ऐसे आमतौर पर तो लोगों को नक्सलवाद पता है, लेकिन मैं एक बार थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। 1967 में बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव में चारू मजुमदार नाम का एक व्यक्ति था, जो खुद भी एक जमींदार परिवार से था। उसका एक दोस्त कानू सान्याल और जंगल संथाल, ये सभी के सभी लोग मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता होते हैं। लेकिन 1967 में उन्होंने अपने गांव में ही ऐलान किया कि हम सत्ता के लिए सशस्त्र संघर्ष करेंगे, यानी कि हम डेमोक्रेसी में नहीं बिलीव करते हैं, लोकतंत्र में, और हम बंदूक के भरोसे देश में, समाज में आतंक फैला करके अपने हिसाब से लोगों को चलाएंगे और सत्ता पर जाने के लिए हम हिंसा का सहारा लेंगे। इसका रास्ता उन्होंने चुना कि जो लोग आदिवासी हैं, उनकी भाषा बोलते हैं, या जहां पर सरकार की पहुंच कम है, ऐसे क्षेत्रों में जो जमींदारों के पास जमीन है या जो लोग कम जमीन वाले हैं, वंचित शोषित वर्ग के लोग हैं, उन लोगों को इस्तेमाल किया जाए। 1967 में ही सिलीगुड़ी में एक किसान सम्मेलन हो रहा था। उस सम्मेलन में जंगल संथाल ने घोषणा कर दिया कि सभी आदिवासियों, भूमिहीन लोगों, आपका आह्वान करते हैं कि अगर आपने किसी जमींदार की जमीन पर खेती किया है तो उनको बता दो कि भाई अब वो जमीन हमारी हो गई, उस जमीन की तरफ आंख उठाकर देखने की जरूरत नहीं है, अगर उधर देखा तो मारे जाओगे। खुली चुनौती थी। और इस बात से उग्र होकर के बहुत सारे आदिवासियों ने उसकी बात भी मान लिया और किसानों ने, आदिवासियों ने बहुत सारी जमीनों पर कब्जा कर लिया, जिसकी प्रतिक्रिया भी जमींदारों की ओर से हुई। और दोनों के बीच में संघर्ष का परिणाम ये हुआ कि हिंसा, अनलिमिटेड, असीमित तौर पर हिंसा देखी गई। सत्ता उन दिनों कांग्रेस के हाथ में थी, तो कांग्रेस का रवैया भी ढुलमुल था। 1980 तक यह माओवाद धीरे धीरे पनपता रहा और 1977 में जब एक बार
कम्युनिस्टों की सरकार आ गई बंगाल में, तब से तो अब उन्हीं को आंदोलन करना था, उन्हीं को सत्ता चलानी थी, तो उनके बीच में कोई रोड़ा नहीं आया, कोई रुकावट नहीं आई। और ये नक्सलवाद बंगाल में जो चालू हुआ था, वहां से फैलते फैलते भारत के 12 राज्यों में करीब 186 जिलों में फैल गया। और उसमें सिर्फ भूमिहीन किसान नहीं, और भी तबकों को अपने साथ जोड़ लिया गया। और उन्होंने एक ऐसी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाया जिसमें ये कहा जाता था कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो डेमोक्रेसी के लोग हैं, वो हमारे असली दुश्मन हैं। कुछ इस तरह का साहित्य पढ़वाया जाता था, या फिर बहुत सारे आदिवासियों को ब्लैकमेल करके, मजबूरी का लाभ उठा करके, या उनकी कई बार छोटी मोटी ज़रूरतों पे मदद करके अपने हिसाब से घुमाने की परंपरा शुरू हुई। और देखते ही देखते सन 2000 तक तो ऐसा हुआ कि 186 से ज़्यादा जिले भारत के नक्सल प्रभावित हो गए। और उन्होंने इस तरह का अपना एक इकोसिस्टम डेवलप कर लिया था कि अगर कोई भी व्यक्ति वहाँ पर कोई काम करना चाहता है, शादी ब्याह करना चाहता है, या कोई दुकान खोलना चाहता है, कोई बड़ी इंडस्ट्री के कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आना चाहते हैं, तो सबसे उनको टोल टैक्स लेना था, एक तरह से हफ्ता वसूली। उन्होंने इस लूट के माल को लूटने के लिए सिस्टम बनाया था। इस लूट के माल को आपस में कैसे इस्तेमाल किया जाए, और इसको इस्तेमाल करके कैसे और माओवाद को एक्सपेंड किया जाए, इसका पूरा प्रॉपर सिस्टम था, समानांतर सरकार की तरह। तो इस हिसाब से तो वो चल रहे थे। बाद में देखा गया कुछ मीडिया में, या फिर माओवादियों के जो सिंपैथाइजर थे, उनको अर्बन नक्सल हम लोग बोलते हैं। तो अर्बन नक्सल्स ने इस पूरे क्षेत्र को रेड कॉरिडोर का नाम दिया। ऐसे लग रहा है कि कोई आधिकारिक जगह हो, जबकि वो एक समानांतर सरकार थी भारत सरकार की, या वहाँ की चुनी हुई स्थानीय सरकारों की वहाँ पर कोई हैसियत नहीं थी, उनकी बात कोई नहीं सुनने वाला था। और यदि कोई अधिकारी, कर्मचारी या पुलिस बल का कोई जवान जाता, कानून के बारे में बात करे या फिर कानून के मुताबिक चलने को बोले, तो उसको मरना ही पड़ता था। हिंसा का ये आलम था कि सालों साल हजारों के हजारों लोग मारे गए। और बस उनको लगता था, या आदिवासियों को ये बताया जाता था कि भाई ये तो तुम्हारी अधिकार की लड़ाई है, जबकि अधिकार की लड़ाई पर उनकी छोटी छोटी लड़कियों को 7 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में उनके माता पिता से बुला करके ले करके उनके नक्सलाइट्स के कैंपों में ट्रेनिंग दी जाती थी बंदूक चलाने की। और बार बार यही साहित्य पढ़ाया जाता था कि तुम्हें सरकार के खिलाफ आंदोलन करना है। वैसे तो इस 60 साल से ज़्यादा चले माओवादी आंदोलन, माओवादी ही मैं कहता हूँ उनको, नक्सलवादी तो ठीक है, लेकिन वो माओ की विचारधारा से प्रेरित थे। तो इस माओवादी आंदोलन में 60 वर्ष से ज़्यादा के समय में 60,000 से भी अधिक कहानियां हैं। तो सभी चीज़ों को एक वीडियो में बता पाना आसान नहीं है। मैं 2-3 घटनाओं का जिक्र करूंगा। सन 2005 में कांग्रेस के नेता थे, एक नाम था उनका महेंद्र कर्मा। उन्होंने इस नक्सलवाद से प्रभावित कई सारे लोगों को देखकर थोड़ी चिंता हुई। जनरली कांग्रेस में तो अधिकांश लोग नक्सलवादियों के सिंपैथाइजर ही थे, लेकिन महेंद्र कर्मा ने एक सलवा जुडूम नाम का वहाँ पर योजना बनाई। और सलवा जुडूम में करना ये था कि जो स्थानीय निवासी थे, आदिवासी थे, जो लोग कुछ हद तक कानून व्यवस्था में विश्वास रखते थे, उनके ऊपर एक समस्या थी कि आदिवासियों के अंदर जो नक्सलवादी थे वो आते थे, इनको अपना सहयोग करने के लिए मजबूर करते थे। अगर आपने नक्सलवादियों का सहयोग नहीं किया, किसी भी तरह से पुलिस का सहयोग किया, शासन व्यवस्था या कानून के मुताबिक चले, तो आपको मरना पड़ता है। तो इस तरह से एक आतंक का माहौल था। अगर आप यहाँ पर नक्सलवादी हैं तो भी आप बचे रहेंगे, अगर नक्सलवादी नहीं हैं, कहीं आप भारत सरकार के सामान्य नागरिक की तरह व्यवहार करते हैं, तो आपके जीवन की खैर नहीं है। तो महेंद्र कर्मा, जिनका मैंने अभी नाम लिया, महेंद्र कर्मा ने एक सलवा जुडूम नाम का ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें कहा गया कि जो स्थानीय आदिवासी युवा हैं या सभी नागरिक हैं, उन लोगों को भी हम शस्त्र लाइसेंस देंगे और एक छोटी मोटी ट्रेनिंग भी देंगे, जिससे वो आदिवासी क्षेत्रों में नक्सलवादियों के
किसी भी तरह के कारनामे को कैसे काउंटर कर पाएंगे। हर बार वो सशस्त्र संघर्ष नहीं होता था, लेकिन फिर भी उनको कैसे डील करना है इसकी एक छोटी मोटी ट्रेनिंग दे दी जाती थी स्थानीय इकाइयों द्वारा या फिर स्थानीय पुलिस द्वारा। और इन लोगों को सरकारी मशीनरी से, सरकारी सिस्टम से दिया जाता था हथियार। अगर कोई नक्सलाइट हमला होता है तो उनके पास पुलिस की पहुंच नहीं होने की स्थिति में भी वो कम से कम उनका मुकाबला कर सकें या उनके प्रभाव में नहीं आने का अपना स्टैंड तो क्लियर कर सकें, जिससे कुछ हद तक फायदा भी मिला। और नक्सलाइट्स का जो प्रभाव था वो बढ़ना एक तरह से थम गया था, गिर गया था, कम हो गया था तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन थम गया था। फिर 2011 में एक कांग्रेस के ही कार्यकर्ता, उनका एस सुंदर नाम था, वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और एक याचिका देते हैं कि सलवा जुडूम को बंद किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज सुदर्शन रेड्डी इस बात की सुनवाई करते हैं और सुनवाई के बाद आदेश दे देते हैं कि सलवा जुडूम को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए और आदिवासी क्षेत्रों में जो हथियार दिए गए थे उन हथियारों को तुरंत वापस ले लिया जाए। इसका परिणाम ये हुआ कि जिन नक्सलवादी क्षेत्रों में आदिवासियों ने थोड़ा सा एक अपना क्या कहते हैं कि मिनिमम जो एनकाउंटर की स्थिति थी वो बना के रखा था, वो खत्म हो गया। जैसे ऐसा हो गया कि सांप हो लेकिन उसके पास विष के दांत नहीं हैं। तो उसके बाद जैसे उन लोगों के हाथ से हथियार चले गए, उन नक्सलवादियों ने एक एक करके चुन चुन करके उन सभी युवाओं और घर परिवार वालों की हत्या कर दी और नक्सलवाद को और ऊंचाई पर लेकर के गए। 2013 में महेंद्र कर्मा की भी हत्या कर दिया नक्सलवादियों ने। वहां पे तो ये कहें जिस कांग्रेस पार्टी ने पाला पोसा था इसको, उस कांग्रेस पार्टी के ही नेता महेंद्र कर्मा और नंद कुमार पटेल, ये दो लोग थे, कांग्रेस की एक रैली को लीड कर रहे थे। वहां पर उनकी रैली के बीच में ही उन्होंने एक बम विस्फोट करा दिया जिसमें 24-25 से ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ता मारे गए। और एक बार फिर से नक्सलवादियों ने सरकार को ठेंगा दिखा दिया कि भाई सरकार तो हमारी चलेगी, यहाँ पर कुछ और नहीं चलेगा। फायदा उनका नेक्सस था ऐसा कि वह अपने पास जनताना सरकार नाम का एक कंसेप्ट चलाते थे कि भाई ये हमारी सरकार है, दिल्ली की सरकार या प्रदेश की राजधानियों से चलने वाली सरकार को आपको बायकॉट करना ही पड़ेगा। और वहां पर बाकायदा किसी भी तरह के इंडस्ट्री वाले से, किसी भी व्यापारी से पूरी तरह से टैक्स लिया जाता था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने आधिकारिक बयान में कहा था कि कश्मीर में चाहे पत्थरबाजी की समस्या हो, चाहे बॉर्डर पे हमारे दुश्मन देश से लड़ने की समस्या हो, घुसपैठ को रोकने की समस्या हो, इन दोनों समस्याओं से ज़्यादा बड़ी समस्या हमारे देश में बढ़ते हुए नक्सलवाद की है। और सिर्फ नक्सलवाद ही क्यों कहें, हमारे देश में शहरी क्षेत्रों में उनके सिंपैथाइजर, जिनको अर्बन नक्सल हम कहते हैं, अभी तक देखा जाए तो पिछले 10 सालों में 2000 से ज़्यादा आर्टिकल उन्होंने इस तरह का लिखा है कि नक्सलवादियों के साथ बातचीत करनी चाहिए, उनके साथ हार्ड तरीके से नहीं पेश आना चाहिए, उनके साथ तमाम तरह की इमोशनल स्टोरीज उन्हीं के बारे में हमेशा प्रेजेंट करते रहे, अखबारों में आर्टिकल लिखते रहे। मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूँ और आपको किसी दिन उस पर भी बात करूंगा जिसमें एक एक करके मैं लोगों के नाम पर चर्चा करूंगा। तो ऐसे लोग थे जो कि माओवादियों को डिफेंड करने के लिए अखबारों में आर्टिकल लिखते थे। कभी भी इन अर्बन नक्सल्स को उन परिवारों की चिंता नहीं हुई जिन परिवारों के बच्चे उठवा लिए गए, जिन परिवारों के घर में जाकर सरेआम गोली मार दी गई, जिन परिवार के बच्चों के युवा विकलांग हुए, जिनकी संपत्तियां लूटी गई, जिन लोगों को आधुनिक सुविधाओं से महरूम रखा। इस बारे में अमित शाह ने भी अपने बयान में कहा कि भाई सिंपैथाइजर की बात अब करोगे तो तुम्हारी कलई खुल जाएगी। आइए सुनते हैं, देखिए क्या कहा अमित शाह ने। मैं किसी व्यक्ति के सामने नहीं कर रहा हूं, मुझे रूल्स न समझाएं। और व्यक्ति के सामने करना है तो भूपेश बागल को पूछो, प्रूफ रजू करूं क्या यहाँ पर? हाँ बोले तो बोलो वरना फंस जाओगे। वैसे तो इस
लंबे आंदोलन में बहुत सारे ऑपरेशंस हुए, बहुत सारी सफलताएं और असफलताएं मिली, बहुत सारे लोगों को बलिदान देना पड़ा। लेकिन जब से अमित शाह ने इसको टास्क पे लिया, तब से उसको बड़ा ही ऑर्गेनाइज तरीके से चलाया। इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो था समाधान स्ट्रेटेजी लिया गया, उसके बाद दूसरा था रोशनी स्किल डेवलपमेंट एक्ट। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूं आपको। समाधान एक एक्रोनिम है जिसका पूरी तरह से उन्होंने कैसे डिटेल में कार्य योजना बनाई थी। तो एस फॉर था स्मार्ट लीडरशिप। स्मार्ट लीडरशिप में उनके पास एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इस तरह का था कि चाहे सरकार हो चाहे जनता हो, जनता के बीच में अगर कोई स्मार्ट लीडरशिप मिलती है तो पूरी तरह से सरकार उसके साथ रहेगी। और उसको डील करने के लिए जो लोग उस आदिवासी क्षेत्रों को जानते थे, उन लोगों को विशेष करके इस काम में लगाया गया ताकि वो पूरी तरह से कस्टमाइज नीड बेस्ड सॉल्यूशन को लीड कर सके। साथ साथ ये जैसे पहले पंचवर्षीय योजना चलती थी, 20 साल से नक्सलवाद चल रहा है, 50 साल से नक्सलवाद चल रहा है, ये तो हो ही जाएगा, ये तो खत्म ही नहीं हो सकता, इस तरह की बातें नहीं चलेगी भाई। इस बार एग्रेसिव स्ट्रेटेजी चाहिए। तो समाधान के एस का स्मार्ट लीडरशिप था, ये था एग्रेसिव स्ट्रेटेजी। और था मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग। डेफिनेटली जिसकी बात किया है कि वहाँ के जो पहले सलवा जुडूम में हुआ था उसको ठीक से नहीं इम्प्लीमेंट किया जा सका था। तो हथियार तो नहीं बांटे गए, लेकिन वहाँ के स्थानीय युवाओं को मोटिवेट किया गया, उनको ट्रेनिंग दी गई और एक एक करके ऐसे पॉकेट्स में इस प्रोग्राम को चलाया जाता था कि जो क्षेत्र एक बार नक्सलवाद से प्रभावित होने से बाहर आ जाता था तो उन लोगों को मुख्य धारा में जोड़ लिया जाता था। साथ साथ उन लोगों का उपयोग भी ऐसे किया जाता था कि एक्शनेबल इंटेलिजेंस का इनपुट उनका बहुत काम आया इसको डील करने में। अगला था डैशबोर्ड बेस्ड काउंटर टेररिज्म प्रिवेंशन। इसमें क्या था कि जो कुछ भी एक्शन होता था उसको एक इंटीग्रेटेड सेंट्रल सर्वर से डील किया जाता था ताकि सही जानकारी इनसाइडर को, जो लोग ऑपरेशंस में हैं, उनको समय से मिलती रहे और उसके मुताबिक एक्शन हो, कहीं ढील या गैप होने की संभावना को अवॉइड करने के लिए। साथ साथ हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी मतलब आप ये समझ लीजिए कि बहुत सारे इनसाइडर अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया गया, आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया गया। कई बार इनसाइडर्स को अपने वो नेविगेशन के चिप्स वगैरह का, मतलब पूरी तरह से जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज होती है, जिस तरह से सेना ने अपने ऑपरेशन में किया था, उस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया जिससे कोई भी इनपुट कहीं से मिले तो उस पर एक्शन किया जाए, रिपीटिशन ना हो या कोई गैप ना रहने पाए। टेक्नोलॉजी का उपयोग इसमें बड़ी मदद कर रहा था। और सबसे बड़ी बात, नो एक्सेस ऑफ फाइनेंस। जो उन लोगों ने लूट का धंधा मचा रखा था अपना कि भाई किसी से भी फिरौती ले लो, किसी से भी पैसा वसूल लो। एक आंकड़े के मुताबिक 240 करोड़ रुपए उन्होंने टैक्स, उनका तो टैक्स ही कहना था, लेकिन हफ्ता वसूली फिरौती के माध्यम से पिछले 3 सालों में उन्होंने कंपनियों से या स्थानीय निवासियों से वसूले थे। तो इसको कैसे एलिमिनेट किया जाए, ये सारी चीजें पूरी तरह से एक साथ इंटीग्रेट होकर काम कर रही थी, जिससे एक बार जो इलाका नक्सल से मुक्त हो गया उस पर दोबारा उनकी नजर नहीं पड़ती थी और वहां पर उनकी पहुंच रुक जाती थी। साथ साथ जिन युवाओं ने सरेंडर किया या नक्सलवाद की राह छोड़ करके मुख्य धारा में आए तो करेंगे क्या, इसके लिए एक रोशनी स्किल डेवलपमेंट का भी प्रोग्राम चलाया गया। आज गृह मंत्री ने अपने भाषण में बताया कि हमने उसके लिए क्या क्या किया है और कितने लोगों ने सरेंडर किया है। अप्रैल 2025 में अपने भाषण में अमित शाह ने कहा था कि अब सिर्फ 6 जिले हैं जो नक्सल प्रभावित रह चुके हैं, बाकी सारे जिलों से नक्सल को खत्म कर दिया गया है, वहां पर नक्सलाइट्स की कोई पहुंच नहीं है। वो जिले थे सुकमा, कांकेर, दांतेवाड़ा, बस्तर, ये सारे छत्तीसगढ़ के थे, नारायणपुर। इसके अलावा झारखंड का एक जिला था सिंहभूमि, महाराष्ट्र में गढ़चिरौली। इसके अलावा कोई खास ऐसी जगह नहीं थी जिसमें अभी भी नक्सलवादियों का आतंक हो। क्योंकि बीच में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी
मैं आज रिकॉर्ड पर ये कहना चाहता हूं, माननीय बिहार 24 के पहले नक्सल मुक्त हो चुका था, महाराष्ट्र एक तहसील छोड़कर 24 के पहले नक्सल मुक्त हो, ओडिशा 24 के पहले नक्सल मुक्त हो चुका था, झारखंड एक जिला छोड़कर 24 के पहले नक्सल मुक्त हो चुका था, सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं हुआ था क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार थी। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है क्योंकि सत्य बोलते हुए कहीं पर कोई भी स्थान का विचार नहीं करना चाहिए, सत्य बोलने के लिए ही होता है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार ने नक्सलवादियों को बचा कर रखा था। और मान्यवर यहां दूसरी तारीख आती है 24 अगस्त 2024 की शुरुआत में हाँ एलिगेशन ही है। साथ साथ ये जो नक्सलवादियों का उन्मूलन हुआ है, इसको आगे भी सस्टेनेबल बनाने के लिए सरकार ने अपने खजाने खोल दिए। अमित शाह ने आज बताया, परसों के भाषण में बोला था कि 17,500 किलोमीटर की सड़कें प्रस्तावित हैं, जिसमें से 12,000 किलोमीटर की सड़कें इस क्षेत्र में तैयार हो चुकी हैं। भाई कोई मजाक ना उड़ाए कि 12,000 किलोमीटर तो भारत की पेरिफेरी नहीं है। छोटी छोटी सारी सड़कों की लंबाई छोटी से बड़ी लेकर के ये 12,000 किलोमीटर तक की सड़कें तैयार हो चुकी हैं। और इन क्षेत्रों में जहाँ पर पुलिस की पहुँच हो ही नहीं सकती थी, वहाँ पर करीब करीब 600 पुलिस थाने खोल दिए गए। अब वहाँ पर पुलिस का शासन रहता है, पुलिस कानून व्यवस्था को इम्प्लीमेंट कराती है। और 1800 से ज़्यादा बैंकों की ब्रांच है। यहाँ पर बैंकिंग तो सोच ही नहीं सकते थे, लेकिन 1800 से ज़्यादा बैंकों की ब्रांचें खुली हैं। वहाँ पर युवाओं के हथियार छोड़ने पर 50,000 रुपये का इंसेंटिव रखा गया, और अगर ग्रुप में वो सरेंडर करते हैं तो उसके लिए इंसेंटिव की मात्रा बढ़ा दी जाती थी। ग्रुप जितना बड़ा उतना बड़ा इंसेंटिव। साथ साथ बातें सारी राजनीतिक बयानबाजी भी होती है, क्योंकि नेता बिना राजनीति के तो चल नहीं सकते हैं। तो उसमें कांग्रेस के ऊपर कई सारे आरोप लगाए अमित शाह ने। एक बार तो ऐसा हुआ कि कांग्रेस के नेताओं ने सदन में शोर शराबा मचाना शुरू किया, तो बोले कि चुपचाप बैठ जाओ, नहीं तो भूपेश बघेल से एक बार पूछ लो कि सही में उसकी भी पर्ची खोलूं क्या, फिर फंस जाओगे, बात नहीं कर पाओगे। भलाई चाहते हो तो बैठ जाओ, नहीं तो तुम्हारी पर्ची खुलेगी तो तुम्हारा ही मुंह काला होगा। साथ साथ उन्होंने एक और चीज की चर्चा की, वो ये कहा कि सुदर्शन रेड्डी, जिनका मैंने नाम लिया है, सलवा जुडूम के खिलाफ अपना आदेश देने वाले जज साहब, जो अभी जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद से मध्यावधि उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस ने उसी सुदर्शन रेड्डी को, अवकाश प्राप्त हैं अब तो हाई कोर्ट से, वो कोर्ट से रिटायर हो चुके हैं, उसी सुदर्शन रेड्डी को अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया था। यद्यपि उनको पता था कि वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे, आंकड़े तो एनडीए के पक्ष में थे, लेकिन आप समझिए कांग्रेस का सुदर्शन रेड्डी का नेक्सस क्या था और कितने सिंपैथाइजर थे उनके, वो नक्सलवादियों के। अमित शाह ने इस बात का भी नाम लिया। साथ साथ हम लोगों ने देखा था, ये सारी चीज़ हम लोगों की आंखों के सामने है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने हिडमा का एनकाउंटर किया तो अर्बन नक्सल्स कितने थे जो उनके सिंपैथाइजर। दिल्ली में आकर के उन लोगों ने कहा था कि हम प्रदूषण के खिलाफ अपना अभियान चलाएंगे, कोई आंदोलन या धरना प्रदर्शन करेंगे, और यहाँ आकर के कितने हिडमा मारोगे, इस तरह के नारे लगाए। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो गई। और एक बात कहा जो अमित शाह ने कि भाई इस देश में कानून का शासन चलेगा, न्याय व्यवस्था दी गई है, और अगर आप बातचीत करना चाहते हैं सरकार से तो आपको पहले बंदूक छोड़नी पड़ेगी। अगर बंदूक ले करके बात करोगे तो हमें पता है तुम्हारे साथ क्या करना है। और उन्होंने पूरा डेटा दिया कि कितने नक्सलाइट मारे गए, कितने ने सरेंडर किया, कितने को गिरफ्तार किया गया, और हमारे 5,000 से ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए हैं और 10,000 से ज़्यादा नागरिक मारे गए। लेकिन जहाँ ना कोई वकील है ना कोई जज है, वो स्वयं बैठे हैं, वो स्वयं फैसले करते हैं और फांसी दे देते हैं। इसका जस्टिफिकेशन करते हुए मैंने तो सुना है। मैं आज नाम देना नहीं चाहता वरना यहां से खड़े हो जाएंगे। मान्यवर, इसका जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। इस देश में संविधान का राज है, फैसला संविधान द्वारा, सरकारों द्वारा रचित अदालतों में ही हो सकता है।
और अगर जवानों को दी गई 5 अस्पताल हमारे जवानों के लिए बनाए गए और कम्युनिकेशन की सारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर दी गई। मान्यवर, परिणाम क्या हुआ? यहां बहुत सारे सांसदों ने कहा कि मारना नहीं चाहिए, वार्ता करनी चाहिए। मैं आंकड़े उनके लिए पढ़ रहा हूं। 24, 25 और 26 इसका संयुक्त आंकड़ा मान्यवर में पढ़ता हूं। मारे गए नक्सली 3 साल के अंदर 26 के अब तक मार्च तक 706 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए। गिरफ्तार कितने हुए मान्यवर? 2218 गिरफ्तार हुए। उनको पकड़कर हमने जेलों में डाला है, अदालतों की शरण में ले गए और आत्मसमर्पण कितना किया? 4839 लोगों ने आत्मसमर्पण किया। मान्यवर, ये जो बड़ी घटना देश में आकार लेने जा रही है, उसका पूरा श्रेय, उसका पूरा यश हमारे सीएपीएफ के जवान, विशेषकर कोबरा और सीआरपीएफ के जवान, राज्य सरकारों की पुलिस, विशेषकर छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस और डीआरजी के हमारे जवान और वहां के स्थानीय आदिवासी बासिंदों को जाता है। लेकिन चलिए, आज अच्छा दिन देखने को मिला। आखिरकार भारत नक्सल मुक्त घोषित हो गया है। हो सकता है कि इसके कुछ छोटी मोटी छिटपुट घटनाएं आगे भी देखने को मिले, जिसमें नक्सलियों के सिंपैथाइजर जो अर्बन नक्सल हैं उनके ऊपर तो एफआईआर भी नहीं होती, क्योंकि उनके हाथ में हथियार नहीं है और वो इनसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो कभी कभी वो किसी और को मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनाइज्ड आपराधिक नक्सलवाद था वह तो एक तरह से ख़त्म हो गया है। और ये अगर दोबारा आते हैं तो समय परिस्थिति के मुताबिक सरकारें क्या निर्णय लेती हैं तो समय बताएगा। लेकिन देशवासियों के लिए एक अच्छी खबर है भाई, अब देश को विकास पर ध्यान देना चाहिए। ये जो एक बड़ा रोड़ा था देश में विकास को रोकने वाला, उससे छुट्टी पाने के लिए देश को बहुत बहुत बधाई। इस अंक में इतना ही, बाकी अब किसी और मुद्दे पर अगली बार बात करेंगे।